ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है संसद में पारित महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। सावन की रिमझिम फुहारों के साथ शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब भी चल रहा है और जब भी संसद का सत्र चलता है लोगों को उम्मीद काफी रहती है। देश का हर नागरिक संसद में नहीं जा सकता, इसलिए उनकी आवाज, आंख और कान के रूप में काम करते हैं संसद के सदस्य। इस बार का मॉनसून सत्र भी कई मायनों में खास रहा। एक तरफ विपक्ष का शोर शराबा तो दूसरी तरफ कुल मिलाकर अब तक 8 बिल पास हो चुके हैं, 4 लोकसभा में और 4 राज्यसभा में। इनकम टैक्स बिल, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल, नेशनल स्पोर्ट्स बिल और नेशनल एंटी डोपिंग बिल, ये 4 बिल हैं जो लोकसभा से पारित हुए हैं। राज्यसभा की बात करें तो मणिपुर का बजट पेश किया गया। मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025, मणिपुर विनियोग नंबर 2 बिल 2025, मर्चेंट शिपिंग बिल और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का बिल। क्या है इसमें प्रावधान, कैसे मिलेगा जनता को लाभ? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हैं, अदिति टंडन और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अदिति मैम, सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं और मणिपुर चूंकि कई कारणों से चर्चा में रहा, निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर मणिपुर का बजट पेश किया। चूंकि हम सब जानते हैं जब राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है तो दोबारा इसकी जरूरत पड़ती है और वहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल भी पास किया गया है। क्या है इसमें खास? ये बेसिकली जैसा कि आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। फरवरी 13 को जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस वक्त ये बिल लाया गया था और अब क्योंकि दोबारा से ये पेश किया गया है, एक्सटेंड किया गया है राष्ट्रपति शासन मणिपुर में, तो इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवधान ना आए, क्योंकि वहां पर अभी सरकार नहीं है, कोई और गवर्नेंस का मैकेनिज्म नहीं है, तो सब कुछ प्रेसिडेंट रूल के तहत सरकार को ही करना है यहाँ दिल्ली से। तो एक नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट है जो पूरा किया गया है इस सत्र में। और जाहिर सी बात है कि जरूरतें बढ़ रही हैं मणिपुर प्रदेश की। हमने देखा है कि वहां पर बिकॉज वहां पर एथनिक स्ट्राइफ चलती रही बहुत लंबे समय तक, तो बहुत तरीके की इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए हैं, बहुत तरीके के फिजिकल ह्यूमन लॉसेस भी वहां हुए हैं, जिसको एक तरह से देखा जा सकता है कि सरकार ने इस प्रावधान के तहत कोशिश की है कि स्टेट को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। केवी प्रसाद जी, अगर आपसे चर्चा करें कि जब भी अगर सरकार बजट पेश करती है या फिर कोई अगर विधेयक पारित होता है और वो इनकम टैक्स से जुड़ा हो तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की उसी में होती है। ये जो नया इनकम टैक्स बिल इस बार लोकसभा में पारित किया गया, इसमें कहा जा रहा है कि 1961 में जो बिल चला आ रहा था वो काफी पुराना हो गया था, नई की जरूरत थी, इसलिए ये नया बिल लाया गया है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ नया है इसमें। देखिए, अधिकतर प्रावधान तो वही पुराने हैं। 1961 का जैसे आपने जिसका बात कही है वो 61 की एक्ट था और उसके बाद कई सारे संशोधन किए गए, वक्त वक्त पे एग्जेम्पशंस ऐड किए गए, कई हटाए गए, नए नए कर की जो दर है उनमें ऊपर नीचे किया गया, तो कई सारे हैं। तो एक तो ये, और दूसरा ये आपको याद होगा जो ये विधेयक पेश हुआ था संसद के सामने, तो ये एक प्रबल कमेटी को भेजा गया था और मेरे से भारतीय जनता पार्टी के बैजयंत पांडा की कमेटी जिसने इसके ऊपर मेरे ख्याल से काफी संशोधन 200 से ज्यादा इन्होंने रिकमेंडेशंस की थी। और सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते जो बयान आया था जब उन्होंने पुराना बिल वापस करके नए बिल को पेश किया, वो यही था कि अधिकतर हमने अमेंडमेंट्स जो या सुझाव दिए गए थे इस समिति द्वारा, इसको हमने काफी कुछ कर दिया। लेकिन बहुत मेजर इसमें इस तरह से कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है असेसमेंट ईयर और जो अक्सर लोग जिसमें कंफ्यूज होते थे उसको हटा के नया कुछ टैक्स ईयर कह दिया है। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर मानते हैं जो हम सब जानते हैं अप्रैल माह से शुरू होता है 1 अप्रैल से और मार्च 31 को खत्म होता है। तो आम नागरिकों का जो कर की प्रणाली थी उसमें ये होता है कि आपने जो आपकी आय है, आज हम 25 जुलाई में बैठे हैं, अगस्त में बैठे हैं, तो सन 24 1 अप्रैल से लेकर सन मार्च 31-25 तक उसको कहा जाता था फाइनेंशियल ईयर। और हम इनकम टैक्स का जो कागज भरते थे वो जुलाई का डेट होता था, तो इसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। 24, 25, 26 में आपका असेसमेंट हो रहा है पिछले साल का, उसमें कुछ प्रावधान चेंज करके टैक्स ईयर ताकि लोगों को आसानी से समझ आए। एक जो बहुत बड़ा जिसमें बात हुई है। और आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से जो हमारे टैक्स के जो कागज हैं
वो सरल के नाम पे, इसके नाम पे काफी सरलीकरण किया जा रहा है ताकि, और इसमें सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने कोशिश की है कि फेसलेस जो ह्यूमन इंटरफेस है, जो आपके कर प्रणाली में जो अफसर बैठे हैं उनसे आपकी वार्तालाप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने डिजिटल तौर पे अपने कागज जमा कर दिए और डिजिटल तौर से ही वो प्रोसेस होके, हाँ कुछ स्पष्टीकरण चाहें या कुछ और तहकीकात करें वो अलग है, बट आमतः ये है। अदिति जी, अगर इसी पर चर्चा करें तो इसमें कहा गया है कि इसमें भाषा को सरल और स्पष्ट बनाया गया है। एक और चीज इसमें कही गई है कि 0 TDS प्रमाण पत्र की सुविधा भी मिलेगी। क्या है ये? देखिए, जो पहली आपने बात कही है सरलीकरण, जो प्रसाद जी ने भी कही, वो सबसे बड़ा इसका अप्रोच है इस नए बिल को लाने का। इनफैक्ट जब वित्त मंत्री ने इसको पेश किया तो उन्होंने ये सबसे पहले अपने भाषण में कहा पार्लियामेंट में कि कोई भी नया टैक्स रेट प्रपोज नहीं है इसमें, तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में ना रहे कि कोई नया टैक्स रेट या कोई नया रेजीम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। ये ब्रॉड जो स्ट्रक्चर है बिल का वही है जो पहले का था, लेकिन करीब 6 दशक पुराना जो 1961 का IT एक्ट है वो बहुत ही भारी भरकम एक डॉक्यूमेंट है, जिसको कहते हैं कि उसमें 819 तो सेक्शंस हैं। उन सेक्शंस को घटाकर अब करीब 536 पे लाया गया है। और अगर आप देखिए कि चैप्टर्स कितने हैं पुराने लॉ में, तो 47 चैप्टर्स हैं जो अब घटा के 23 पे लाए गए हैं। तो इस पर्टिकुलर बिल का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये है कि आम आदमी जो है, आप हैं, मैं हैं, हम इनकम टैक्स एक्ट अपने हाथ में उठा के अगर पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ के सरल भाषा में उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है वो ये कहा है कि ये इसलिए लाया गया है कि हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है इस बिल का ये है कि सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाए इसको, क्योंकि अब वो बोल रही थी अपने, मेरे को याद आ रहा है भाषण में, कि जो पुराना बिल है उसमें करीब 5 लाख वर्ड्स हैं और वो घटा के कोई 2 लाख किए गए हैं नए एक्ट में। और इनफैक्ट जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, बैजयंत पांडा ने जिसको हेड किया था, उसने जितने भी रिकमेंडेशंस दिए हैं वो वित्त मंत्री ने कहा कि हमने एक्सेप्ट किए हैं और बेसिकली सरलीकरण किया है कि इजी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाए देश में। We are changing the 1961 Act itself in a way, removing it and bringing a new act. We won't remove it in total because there will still be some cases or some incidents which relate to that period, and therefore that 61 Act will continue in some form only to the limited purpose of attending to those period relevant matters. So if this is the seriousness with which this country is looking at bringing a assessee-friendly, taxpayer-friendly act, replacing the 1961 Act, and it is a milestone which this country's financial system will face. एक और चीज जो देश की जनता के लिए फायदेमंद है वो है ITR फाइल चाहे डेडलाइन के बाद भी किया गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा रिफंड मिलेगा। पहले एक प्रावधान था कि अगर आप ITR, जैसे पहले 31 जुलाई थी, इस बार बढ़ा के 15 सितंबर किया क्योंकि नए फॉर्म्स आने में कुछ विलंब था तो इसलिए हुआ। लेकिन पहले होता था कि आपका डेडलाइन छूट गया, उसके बाद आप टैक्स फाइल करते थे, उस पर आपकी पेनल्टी लगती है सरचार्ज पे। और सरकार की तरफ यह है कि अगर आपने अपना इनकम टैक्स भर दिया और आपका रिफंड बनता है तो उस रिफंड को अगर डिले होता है तो सरकार आपको इंटरेस्ट देती है, चाहे 1% या जो भी उसका कैलकुलेशन है। तो ये मेरे ख्याल से जैसे सरलीकरण की जो बात थी, कई सारे हैं। पहले क्या होता था, टैक्स में अक्सर ये देखा जाता था, एक तो लॉ है उसमें अमेंडमेंट हुआ, फिर अमेंडमेंट का अमेंडमेंट हुआ, फिर उसमें दूसरे प्रावधान में कुछ और लागू होता है। तो टैक्स लॉयर्स जब तक या CA जो हमारे टैक्सेशन एक्सपर्ट्स हैं वही डिकोड कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं होता। और एग्जेम्पशंस इतने सारे हैं और आपको पता है अभी पिछले 4-3 साल से ये न्यू टैक्स रेजिम जो किया उसमें एग्जेम्पशंस हटा दिए सरकार ने। तो वो एक मेरे को लगता है इस बिल में इसका भी एक है कि जब लॉन्ग टर्म में ट्रांजिशन होगा आपका कभी अगर जाके, कि क्योंकि एक सोच काफी दिनों से जो हमारे टैक्स प्लानर्स के और जो हमारे फाइनेंशियल लोग हैं वो ये सोच के चलते हैं एग्जेम्पशंस विड्रॉ करते हैं या मिनिमाइज कर दें तो उसका काफी टैक्स रेवेन्यू में भी अच्छा बॉयंसी रहेगी और लोगों को भी राहत मिलेगी। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। और जैसे अब तो डिजिटाइजेशन का जमाना है तो काफी कुछ तो ऑनलाइन है, और जब से AIS आया है तो उसमें तो जितना भी फाइनेंशियल डाटा आपका, चाहे एक बैंक हो या 10 बैंक हो, 10 आपके खाते हो, सारा सरकार के पास एक जगह आ जाता है। अदिति जी, इसमें कहा जा रहा है कि न्यू इनकम टैक्स बिल ने प्रॉपर्टी डिडक्शन से जुड़े नियमों को भी आसान बनाया, थोड़ा उसके बारे में बताएं। प्रॉपर्टी का जो है रिटर्न रेट भरने के लिए जो इसमें सिंप्लीफिकेशन की गई है
वो बहुत टेक्निकल भाषा में जो पहले वाले लॉ में थी उसको बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में किया गया है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पुराने चैप्टर्स हैं जिनको कंसाइज करके पहले अगर जैसे 4 चैप्टर्स में प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स रिटर्न्स की बात की गई थी, उसको अब एक ही चैप्टर में लाया गया है, जिससे क्या होगा कि टैक्स भरने वाले को आसानी होगी और जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के भी प्रोसीजर्स हैं उनको भी सिंप्लीफाई किया गया है। बेसिकली जो टैक्स पेयर है उसके लिए रेजिम को इजी बनाया गया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस के बाद 30% तक डिडक्शन का लाभ मिलेगा। ऐसी बिजनेस प्रॉपर्टी जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है या लंबे समय से खाली है उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं केवी प्रसाद जी। एक और बिल जो पास हुआ लोकसभा में वो है कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025। इसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएससी के अंशदाताओं को कर छूट प्रदान करना है। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। हम जानते हैं सरकार ने हाल ही में कुछ साल पहले ये मेरे ख्याल से 1 साल मुश्किल से हुआ जब यूपीएस का, क्योंकि आपको याद है कि सन 2000 के आगे भारत सरकार में ये न्यू पेंशन स्कीम हुआ था जो एनपीएस के तहत, और भारत सरकार में उससे पहले जो था पीपीएफ होता था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें सरकार और जो भी सरकारी कर्मचारी अपना निवेश करते थे और वो आगे रिटायरमेंट में मिलता था। लेकिन ये देखा गया कि इसमें काफी कुछ परेशानी आ गई सरकारों को। जो टैक्स जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें ज्यादा भार पड़े जा रहा है सरकारों पे। तो ये मेरे ख्याल से वाजपेयी जी के टाइम पे ये न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ था कि ट्रांजिशन करेंगे, लेकिन 3-4 साल पहले से इसके ऊपर भी एक तरह से पॉलिटिकल डिबेट चली थी और कई राज्यों में आपको पता हो कि ये चुनावी मुद्दा बन गया था, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम। उस वक्त ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक, तो उसमें जो टैक्स रिडक्शन की जो इश्यू है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ईपीएफ और पीपीएफ में जो एक तरह से एक समानता, ताकि पीपीएफ जो लोग एनपीएस से ना जाके यूपीएस में जाए जिसका पेंशन स्कीम, मेरे ख्याल से 7% का उसमें प्रावधान है कि जो आपको मिलेगा, क्योंकि सरकार का जो एक कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं एग्जेम्प्ट टैक्स, मतलब शुरुआत में आपको एग्जिबिशन मिलता जाएगा और बाद में जब आप विड्रॉ करेंगे आप पे टैक्स लगेगा क्योंकि आपकी जमा पूंजी है। तो ये उस तरह के प्रावधान, लेकिन 7% मेरे ख्याल से इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें एक और चीज कही जा रही है कि सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोषों को कुछ प्रत्यक्ष कर का लाभ प्रदान करने का भी प्रावधान है, वो क्या है? नहीं, देखिए, हम बाहर से कई सारे हमारे यहाँ फंड्स निवेश होते हैं, कनाडा से भी फंड्स आए हैं और लगे से कनाडा के पेंशन फंड भारत के मार्केट्स में लगते हैं। तो इस तरह के आप टैक्सेशन छूट देंगे तो निवेश बाहर से जो आएगा तो वो उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में टैक्स का प्रावधान आप उसको कंसेशंस देते हैं। और एक चीज और याद रखिए, क्योंकि कई सऊदी अरेबिया के तो साथ तो नहीं है, बाकी कई राष्ट्रों के साथ हमारे यहाँ अभी भी कई सरकारी तौर पे ये बात चल रही है कि भारत के नागरिक जब विदेशों में काम करते हैं तो वहां पे उनको सोशल सिक्योरिटी के पैसे करते हैं, लेकिन वो जब वहां से वापस आ जाते हैं वो फंड वहीं रह जाता है। तो इसके ऊपर भी एक चर्चा चलती है कि भाई वो कैसे आप फायदा करें, कि आप तो अपने 10 साल या 5 साल बाहर विदेश नौकरी में गए, तो ये उसको भी एक कई सालों से इस पे अलग अलग राष्ट्रों के साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही है। ये कर प्रणाली में छूट मिलेगी तो निवेश उस तरह से, खासकर फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स बिल के साथ साथ एक और बिल जिसकी काफी चर्चा रही मॉनसून सत्र में वो था नेशनल स्पोर्ट्स बिल। 1975 में पहली बार इसकी अवधारणा बनी थी लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 2011 में नेशनल स्पोर्ट्स कोड बना जिसके बाद में बिल के बदलने की कोशिश हुई लेकिन वो भी अटक गया। अब 2036 के ओलंपिक की बोली लगाने की तैयारी के तहत खेल प्रबंधन में पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था बनाने के लिए इसे लाया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नेशनल स्पोर्ट्स बिल एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के लिए कई बार प्रयास करा गया, भूतकाल में भी प्रयास हुआ और अभी वर्तमान समय में मोदी जी ने अच्छी बात कही है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बेस्ट एक्सीलेंस के साथ हमारी तैयारी होनी चाहिए। और जब आने वाले दिनों में भारत ओलंपिक्स के लिए बिड करने जा रहे हैं, वैसी स्थिति में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम रोबस्ट हो, दुरुस्त हो, पारदर्शी हो, अकाउंटेबिलिटी वाली हो, उस दिशा के प्रयास का एक ये महत्वपूर्ण कदम है। अदिति जी, आपसे समझना चाहेंगे कि काफी चर्चा रही नेशनल स्पोर्ट्स बिल को लेकर। मोटे तौर पर अगर आप बताएं कुछ पॉइंटर्स में कि क्या बदलने वाला है भारतीय खेल जगत में इस बिल के आने के बाद। हमें ये याद रखना है कि हम दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन वाला एक देश है,
लेकिन हम बार बार मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स जो हैं वर्ल्ड के, उनमें स्ट्रगल करते हैं अपनी मेडल टैली को बढ़ाने के लिए। तो नेचुरली स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कुछ ऐसे लेगेसी इश्यूज रहे हैं और आज भी हैं जिनको टैकल करने के लिए तमाम सरकारों ने अपनी तरफ से कोशिश की है, पर वो हो नहीं पाया है। हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स फेडरेशंस को रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत राजनीतिक संस्थाएं हैं ये, और इनमें इंटरफियरेंस आसान नहीं है। अब ये जो बिल हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, इससे ये होगा कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाने की एक बात की है और नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल बनाने की बात की है। ये दो मेन संस्थाएं जो इस बिल के तहत बनेंगी, उससे एम ये है कि पहली बार तो जितने भी नेशनल फेडरेशंस हैं स्पोर्टिंग के, कोई बॉक्सिंग फेडरेशन है, रोइंग फेडरेशन है, जितने भी आर्चरी हैं, वो सब तमाम फेडरेशंस अब नेशनल बोर्ड के तहत आएंगी और नेशनल बोर्ड उनको रिकॉग्नाइज करेगा। दे विल हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल बोर्ड, और रिकॉग्निशन के बाद ही वो सरकारी फंडिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो एक तो वो ब्रॉड एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में लाने का पहली बार ऐसा ठोस कदम उठाया गया है। दूसरा, इस बिल में यह भी प्रावधान है कि जो बोर्ड बनेगा उसको ये भी अधिकार दिया गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को आप डी-रिकॉग्नाइज कर सकें। कि अगर जैसे हमने कितनी बार सुना है कि एक पर्टिकुलर फेडरेशन के चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। अभी बॉक्सिंग फेडरेशन को ही ले लीजिए, जहां अनुराग ठाकुर जी का नामांकन पीछे रद्द किया गया था कुछ दिन पहले और अभी तक वो कोर्ट में लंबित है, बल्कि चुनाव की डेट 18 तारीख है अगस्त, और 3 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट उसका मामला सुनेगा। तो इन मामलों से निपटने के लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया है। अब ये सारे स्पोर्टिंग फेडरेशंस को लेके जो भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं जो सालों से लंबित हैं, अब जैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अगर आप लें तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेके केस पेंडिंग है 2022 से, और जो हम ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं फुटबॉल के, उसमें एथलीट्स इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपकी फेडरेशन ही अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इन सब चीजों को हैंडल करने में आसानी होगी और एक पहली बार रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनेगा। प्लस ये जितनी भी फेडरेशंस हैं आरटीआई एक्ट के तहत इनको लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम सब जानना चाह रहे थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को लाया जाएगा कि नहीं, तो वो क्योंकि सरकारी पैसा नहीं लेते हैं तो इस बेसिस पे उनको आरटीआई से बाहर रखा गया है। के वी प्रसाद जी, बीसीसीआई का जिक्र किया अदिति जी ने। बीसीसीआई के बारे में कहा जा रहा है कि एनएसएफ के तहत उनको भी रजिस्टर करना होगा। चूंकि ये जो लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है, भारत देश का प्रतिनिधित्व करना है, तो उनको भी एनएसएफ के तहत आना पड़ेगा। देखिए, इसमें दो चीज मैं आपको स्पष्ट करूं कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जिनके साथ आपकी एफिलिएशन होती है, वो सरकार की दखल नहीं चाहती किसी चीज। और ये कई बार हो चुका है कि भारत में जब डी रिकॉग्निशन का इश्यू आता है तो आईओसी उसको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखता, वो कह रहे हैं सरकार का हस्तक्षेप है। तो ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का जो परिकल्पना है ये उसको इंसुलेट करेगा एक, क्योंकि कई बारी जो इन्होंने डी रिकॉग्निशन की बात की, मुझे याद है 1986 की बात है, उस वक्त की सरकार थी और उस वक्त के खेल मंत्री ने ये कहा था कि जिन जिन फेडरेशंस में चुनाव नहीं हुए उनके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। तो इतना बहुत कई दिनों तक उसमें डिबेट चलती रही और उस वक्त मैं स्पोर्ट्स कवर करता था तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग काफी दिन इस पे लिखते रहे थे। तो एक तो ये है कि आईओसी का चार्टर बड़ा साफ है, वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स फेडरेशन से डील करता है। एक तो आपकी एफिलिएशन आईओसी की फेडरेशंस की होंगी। फेडरेशन को कैसे रेगुलेट करना, आपके यहाँ कोई इस तरह नहीं था, तो फेडरेशंस आईओए से चलती थी भारत में। तो ये तो एनएसबी का जो कंसेप्ट है वो उसमें आता है। दूसरा ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया अपने आप को स्पोर्ट्स बॉडी मानता है और स्पोर्ट्स का प्रमोशन पे करता है। तो अगर सरकार का कानून है कि आपको स्पोर्ट्स फेडरेशन आपको रजिस्टर करना है, तो एक प्रावधान रखा है, तो आपको एग्जेम्पशन का कोई होना तो चाहिए जरिया। सरकार का नियंत्रण की बात नहीं है ना, सरकार सिर्फ कह रही है आप स्पोर्ट्स बॉडी आप रजिस्टर करिए, क्योंकि कई सारे केस अलग अलग राज्यों में होते हैं। क्योंकि जैसे आदित्य जी का भी एक जिक्र था, कई राज्यों में 2-2, 3-3 गठन हो जाती है। और मुझे याद है 1990 एशियन गेम्स में 2 आईओए चली गई थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 2 लोग वहां पहुंचे गए थे। तो ये समस्या आई है भारत सरकार के सामने। और जैसे मैंने कहा कि तो स्पोर्ट्स बिल, स्पोर्ट्स फेडरेशंस और एसोसिएशंस में काफी कोशिश की गई, लेकिन काफी हस्तक्षेप रहता है लोगों का। और सबसे बड़ा जो होता है ना स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, वो आईओसी देखती है कि कितना ऑटोनमस है स्पोर्ट्स फेडरेशंस। अदिति जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो खेल है, अगर खेल से जुड़े व्यक्ति को ही उस फेडरेशन में आगे रखा जाए या जिम्मेदारी दी जाए तो खिलाड़ियों का ज्यादा भला होगा। क्या इस नेशनल स्पोर्ट्स बिल में उस बात पर भी कोई चर्चा की गई है?
हाँ बिल्कुल, जैसे कि इलेक्शन को लेकर इन्होंने ये कहा है कि तो एक नेशनल इलेक्शन के लिए पैनल बनेगा पूरा, जिसमें कि रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स का एक पूरा पैनल बनेगा जो इलेक्शंस को करवाएंगे प्रॉपर तरीके से। और आई थिंक कोई भी बार नहीं है कि कौन लड़ सकता है इस इलेक्शन में। वो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं और वो एथलीट्स भी हो सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने की है इस बार वो ये की है कि एज कैप जो अभी तक 70 था उसको इनफैक्ट बढ़ा के 75 कर दिया गया है। तो ये 3 चीजें इलेक्शन के लिए की हैं। और ये जो पैनल का गठन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी स्पोर्टिंग फेडरेशंस हैं इंडिया में उनको उनके इलेक्शंस को लेके ही सारे के सारे लीगल डिस्प्यूट्स हैं, और उन्हीं लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक क्रेडिबल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है इस पर्टिकुलर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में। और जैसा कि प्रसाद जी ने कहा है कि हमारी ओलंपिक्स की जो बिड है जो हम 2036 में एम कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस मैकेनिज्म को क्रिएट करें, जिससे हम प्रो एथलीट नजर आएं और प्रो ट्रांसपेरेंसी नजर आएं। अभी तक तो कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं था कि स्पोर्टिंग फेडरेशंस के आप ऑडिटेड अकाउंट्स को, कोई सिस्टम ही नहीं था। मतलब कोई 5 साल में सबमिट कर रहा है, कोई 1 साल में, कोई पारदर्शी तरीका नहीं था। अब अगर आप एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं सबमिट करेंगे वक्त पे तो आप एक्चुअली डी रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, तो जिसका मतलब है आपको पूरी फंडिंग आपकी जा सकती है। तो अब एक जिसको कहते हैं डिसिप्लिन्ड तरीके से स्पोर्टिंग फेडरेशंस में एक डिसिप्लिन का कल्चर लाना जरूरी था, वो इस बिल के तहत होना अब मुमकिन लग रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट सुनवाते हैं जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स बिल से क्या कुछ बदल जाएगा। नए स्पोर्ट्स बिल से मुख्य रूप से 10 बदलाव होने की संभावना है। ट्रांसपेरेंसी, स्पोर्ट्स फेडरेशन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही लाई जाएगी। प्लेयर्स रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। एथलीट कमेटी से नेशनल फेडरेशन में एथलीट्स शामिल होंगे। मुकदमेबाजी में कमी। क्लियर इलेक्टोरल गाइडलाइन, डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म से कोर्ट केस कम होंगे। फेयर सिलेक्शन, योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित करेगा। ट्रायल्स का रिजल्ट पब्लिश करना जरूरी होगा। सेफ इन्वायरमेंट, शोषण मुक्त खेल तंत्र के लिए स्वतंत्र समितियों का गठन अनिवार्य होगा। डिस्प्यूट रिजॉल्विंग चैनल, एथलीट्स, ट्रेनर, स्टेक होल्डर्स के लिए टाइम बाउंड शिकायत निवारण प्रणाली। विवादों का शीघ्र निपटारा, विवाद जल्दी सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक ट्राइब्यूनल्स सिस्टम शुरू होगा। उम्र में हेरफेर और डोपिंग, सख्त वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक सिस्टम और एंटी डोपिंग कानून लागू होंगे। हितों का टकराव, हितों का टकराव रोकने के लिए नियमों और परिभाषाएं साफ की गई हैं। कॉमन कोड, सभी खेल फेडरेशन को कॉमन कोड के अंतर्गत लाया जाएगा। एक और बिल पास हुआ है और उसकी भी काफी चर्चा रही, वो है नेशनल एंटी डोपिंग बिल। नेशनल एंटी डोपिंग बिल संशोधन बिल 2025 एक ऐसा कानून है जो भारत में डोपिंग रोकने की व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बनाने के लिए लाया गया है। इसका मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना है कि भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से काम करे और उस पर सरकार का सीधा दखल न हो। अदिति जी, जो सवाल जहन में आता है, जरूरत क्या पड़ी इसको लाने की? देखिए, जो नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट था वो 2022 में लाया गया था और उस एक्ट में एक प्रावधान था जिसमें सरकार ने ये एक प्रावधान दिया था कि एक नेशनल बोर्ड होगा ऑन एंटी डोपिंग जो सरकार को भी एडवाइस कर सकेगा और जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है कंट्री की उसको भी एक तरीके से रिकमेंडेशंस दे सकेगा। अभी जैसे पहले जिक्र हो रहा था इसी चर्चा में कि ग्लोबल जो बॉडीज हैं जैसे कि वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उनका ये मानना है कि जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज हैं वो पूर्णतः स्वायत्त होनी चाहिए, फुली ऑटोनोमस होनी चाहिए। तो अभी जो पीछे मॉन्ट्रियल में वाडा की एक मीटिंग हुई थी उसमें एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया था और उसमें ऑब्जेक्शन की गई थी इंडिया के 2022 के एक्ट की, जिसमें ये इन्फेरेंस ड्रॉ की गई थी कि इस नेशनल बोर्ड के तहत डायरेक्शन देने की कोशिश की जाएगी इंडिया की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को, जो उसकी ऑटोनॉमी पे एक तरह से प्रहार होगा। तो वाडा ने जब ये ऑब्जेक्शन किया और ये कहा कि आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं एंटी डोपिंग के उनके तहत आना होगा, उससे अलाइन होना पड़ेगा, तो इसलिए इस बिल की जरूरत पड़ी। तो अब जो नए प्रारूप में ये बिल आया है इसमें से ये नेशनल बोर्ड का जो है प्रोविजन ये तो है, लेकिन उसकी रिकमेंडेटरी और एडवाइजरी जो रोल है उसको हटा दिया गया है और नाडा को पूर्णतः ऑटोनॉमी दे दी गई है।
क्या फायदा होगा अगर खिलाड़ियों के नजरिए से देखें प्रसाद जी, तो इस नए बिल से क्या फायदा होगा? कई बार हम देखते हैं कि ए सैंपल अगर आपका पॉजिटिव आ गया फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, जब तक आपका बी सैंपल अगर नेगेटिव नहीं आया उसका इंतजार काफी कई बार लंबा भी खिंच जाता है और खिलाड़ी उस समय एक अलग तरीके से मेंटल ट्रॉमा का सामना करते हैं जो निर्दोष होते हैं। इससे क्या कुछ स्थिति बदलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है जब पारदर्शिता आएगी, आपको ये कई बारी लोगों के मन में ये आता है सवाल, अरे कोई दबाव पड़ गया होगा, दबाव में हटा दिया किसी को या दबाव में किसी को दबा दिया। दोनों चीजें मतलब हमने पिछले कई वर्षों से ये पढ़ते आए हैं। जब कोई फंसता है वो कहता है जी नहीं मैं तो बिल्कुल साफ हूँ, मेरे पे कोई ऐसा नहीं है, कोई मैंने कुछ, लेकिन फिर आवाजें शुरू हो जाती है कि किसी ने इन्फ्लुएंस किया इस चीज को। और जो बात अदिति जी बात कही कि जैसे मैंने आपको, आईओसी चाहता है कि हर इंस्टीट्यूशन स्वायत्त हो, सरकार की कोई दखल ना हो किसी खेल संस्था में। ठीक उसी तरह वाडा जब हुआ तो नाडा में जब आया तो जब ऑब्जेक्शंस रेज हुई है नेशनल एंटी डोपिंग, तो ये उसको अलाइन करना पड़ेगा क्योंकि स्वायत्त था जो मैंने आपको बोला, ऑटोनॉमी, स्पोर्ट्स फेडरेशन की ऑटोनॉमी सर्वोपरि आईओसी के चार्टर में, और अब आईओसी के चार्टर में ही पूरी सब कुछ करेंगे। तो और ये वाडा भी बना है वो भी इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डोपिंग इतना व्यापक हुआ और कई सारे, तो आपको ऐसे ओलंपिक के अगर पुराने किस्से पढ़े, लोग इंजरी के बाद भी बिना कोई दवाई लिए, क्योंकि कोई भी दवाई खाएं वो डोपिंग में फंसना है। कईयों ने तो हड्डियां तोड़ने के बाद भी मेडल जीता, खासकर जिम्नास्टिक्स में। आप वो खिलाड़ी का वो है, और इसके बावजूद वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ऐसी आई कई बारी, वो मास्किंग एजेंट्स यूज करते हैं, तो वो भी आज से कई सालों से ये विकसित हुआ है। तो ये इनको पकड़ने के लिए बड़ा सोफिस्टिकेटेड आपके पास साइंटिफिक इक्विपमेंट चाहिए। तो वाडा ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, कई बारी वाडा भी पीछे हट जाता है क्योंकि लोग इतने आगे, बाकी जो शोध हो रहा है वो इससे आगे निकल जाते हैं। आज से मुझे याद है 84-85 के वक्त एक था जो पकड़ में नहीं आ रहा था, उसको कहते थे ब्लड डोपिंग। तो ब्लड डोपिंग में जो उस वक्त था कि खिलाड़ी का एक खून निकाल के बाहर प्रिजर्व करके उसको फिर इंजेक्ट कर देते, वो पकड़ में नहीं आता था क्योंकि ऑक्सीजन सेल्स उससे ज्यादा हो जाते थे कुछ। तो इस तरह के भी शोध हुए हैं, तो कई ये तो कांस्टेंट है। तो वाडा को तो 4 कदम आगे रहना पड़ेगा उनसे जो कि इस प्रवृत्ति में है। मोटे तौर पर कहें तो भारत का एंटी डोपिंग सिस्टम वाडा के नियमों के अनुरूप हो जाएगा। खिलाड़ियों को डोपिंग मामलों में निष्पक्ष जांच और सुनवाई मिलेगी। साथ ही साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय खेलों में साख बनी रहेगी और कोई बैन या सस्पेंशन का खतरा नहीं रहेगा। कार्यक्रम के अंत में एक छोटा सा सवाल, गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित करने वाला बिल पारित किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार इस सेशन में भी चाह रही थी कि इस पर एक व्यापक डिबेट हो, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लेके एक बहुत बड़ा कैंपेन रहता है सरकार का। तो ये लंबित बिल है और ये काफी देर से पेंडिंग था। ये बहुत रिजर्वेशन के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट लॉ है और ये पारित हुआ है अभी। ये भी काफी दिन में पारित हो गया, बहुत इसकी चर्चा का भी मौका नहीं मिला। इनफैक्ट हम भी इतनी चर्चा सुन नहीं पाए बिल्स पर जितना कि हम चाहते थे। पर हाँ, बेसिकली रिजर्वेशन पेंडिंग था बहुत देर से और इनफैक्ट पिछले सत्र में भी इसको लाने की कोशिश थी। केवी प्रसाद जी, क्लोजिंग रिमार्क, क्या आप इस मॉनसून सत्र की प्रोडक्टिविटी से खुश हैं? मुझे एक चीज जरूर कहना है कि मॉनसून सत्र ऐसा सत्र है जिसमें अधिकतम विधेयकी का काम होता है, क्योंकि बजट सेशन में तो पूरा बजट में निकल जाता है, तो जो मॉनसून सेशन में ज्यादा होता है। अब प्रोडक्टिविटी का 2 इश्यू है। सिर्फ बिल पारित करना, अगर प्रोडक्टिविटी गिने तो 8 बिल पास हो गए या 4 बिल एक में, है ना, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होना, ये बड़ा परेशानी की बात है। जब तक चर्चा नहीं हो, खासकर इनकम टैक्स बिल पे चर्चा होनी चाहिए थी, व्यापक होनी चाहिए थी, क्योंकि हर एक को, ये नहीं कह रहा बाकी अलग अलग प्रांतों में नागरिकों को उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसे बिल जिस पे व्यापक प्रभाव हो तो सदन में बात रखे। हाँ ठीक है, सरकार के पास बहुमत है, वो कोई भी बिल वैसे भी पास करा सकती है, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मुद्दे सामने आते हैं और कई चीजें विपक्ष या अन्य पक्ष के लोग जब सामने रखते हैं तो चर्चा होना बहुत जरूरी है, और चर्चा ना हो तो नुकसान सबका है इसमें। आकाशवाणी के इस विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे संसद में पारित महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है
9289094044।